मोदी पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को से वो मुलाकात करेंगे और जाहिर है ये एक औपचारिकता हम कहेंगे इस समय हिमांशु, क्योंकि राष्ट्रपति को भी ब्रीफ करेंगे क्या प्रधानमंत्री? इस अटैक से ही जुड़ी है ये मुलाकात, जाहिर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके से भारत ने आतंकी हमले का जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, पहले कैबिनेट को ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब राष्ट्रपति को ब्रीफ वो करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से जो है पिछले 13 दिनों में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और किस तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए मॉनिटरिंग की गई है और क्या आगे भविष्य में कदम जो है वो भारत सरकार उठाने वाली है, उनको लेकर पूरा ब्रीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ करने वाले हैं। और कल सर्वदलीय बैठक है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी दलों के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से सरकार सबको कॉन्फिडेंस में लेकर चलती है और ये एक प्रोटोकॉल होता है जब इस तरीके की कोई बहुत बड़ी घटना होती है या सरकार कोई इस तरीके का बड़ा ऑपरेशन करती है या बड़ा कदम उठाती है तो राष्ट्रपति को जरूर ब्रीफ किया जाता है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये बिल्कुल सही उठाया और इसका सक्सेस भी मिला है सरकार को। ये तमाम इस तरीके के ब्रीफ जो है वो सरकार की तरफ से समय समय पर राष्ट्रपति को किए जाते हैं और ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है सरकार की तरफ से उठाया गया था, एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो है वो किया गया। तो उसके सक्सेस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति को ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं। मंजीत, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और देखिए ना, मतलब एक महिला, एक भारत की राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी होती हैं और उनका नेतृत्व एक तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। शुभकामनाएं और मुबारकबाद वहां पर भी साझा किए जाएंगे और साथ में वो पूरी जानकारी उस ऑपरेशन की जिसकी खुद निगहबानी प्रधानमंत्री ने की। मंजीत, श्वेता, देखिए कितनी बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। कैबिनेट की बैठक तुरंत खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति भवन गए हैं और जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होती हैं, लेकिन पिछले 10-12 दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के कमांडर के तौर पर भूमिका निभाई। जिस तरह से वो लगातार तीनों सेना प्रमुखों से 1-to-1 बैठकें कर रहे थे, साझा बैठकें कर रहे थे और उसके बाद कल देर रात जब मिडनाइट ऑपरेशन भारत तीनों सेनाओं ने शुरू किया, प्रधानमंत्री लगातार 7 LKM बैठकर उस ऑपरेशन को देख रहे थे और जब तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ उसके बाद लगातार NSAG डोभाल से वो जानकारी ले रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली और अब प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि एक बड़ा मामला है, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए राष्ट्रपति को इस पूरे मामले की जानकारी तीनों सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर को उसकी जानकारी दी जा रही है। और इस वक्त क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को मैसेज देना है, जो बड़े देश हैं उनको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। जैसे NSAG डोभाल भी अपने काउंटर पार्ट अमेरिका और बाकी देशों के साथ संपर्क में हैं, उसी तरह से जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनकी जिम्मेदारी है कि जो और बड़े देश हैं उनके साथ इस पूरे मामले को लेकर एक समन्वय बना रहे। और क्योंकि अभी काफिले की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साथ में, मंजीत, जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं वो पीछे काफिले के भी, ये अगल बगल का ही हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वो काफिला जो रवाना भी हो रहा है। आप बात जारी रखिए। तो बिल्कुल, अभी क्योंकि श्वेता ऑपरेशन एक तरह से अभी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को हमें देखना होगा। और जैसा आप खुद लगातार बता रही हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, सेना के ऑपरेशन, चाहे ज़मीन पर हम बात करें, भारी तोपखाने का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है। उसके अलावा आसमान की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के तमाम जो लड़ाकू विमान हैं जो ऑपरेशन में शामिल थे, उसके अलावा वो इस वक्त राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर सरहद पर जिस तरह का युद्धाभ्यास चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, और क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की नब्ज को दबाया है, पंजाब में चाहे जैश की बात की जाए, चाहे लश्कर की बात की जाए, 2 बड़े मुख्यालयों को जिस तरह से खासतौर से नेस्त नाबूद किया है, वो पाकिस्तानी सेना के लिए कह सकते हैं कि 1971 के बाद का सबसे बड़ा सेटबैक अगर उसको कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि 71 के बाद में जिस तरह से कहा जाता है कि 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, उसी तरह से जिन पिछले 25-30 सालों में जिन 2 बड़े आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तानी सेना ने पाल पोस कर बड़ा किया,
किया। आईएसआई ने हमारे सामने जो पार्लियामेंट है यहाँ पार्लियामेंट अटैक से लेकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले तक जितने बड़े हमले देश में हुए वो ज़्यादातर हमले लश्कर या जैश ने किए। जैश का जो सरगना मसूद अजहर उसे भारत को छोड़ना पड़ा पाकिस्तान आतंकियों के दबाव में। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उन दोनों बड़े आतंकी सरगनाओं के हेडक्वार्टर को उड़ा देना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सेटबैक है और ऐसे में उम्मीद की आशंका से इनकार नहीं किया